और मॉडल पेपर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनाया जाता। मॉडल पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डाले जाते हैं और पेपर के भी क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इर्द गिर्द का मीन्स उसके आसपास ही घूमते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे दे रखा है उसने अनंत लंबाई के लिए दे रखा है, तो हो सकता है कि उससे थोड़ा दूसरा वाला आर्टिकल पूछ ले, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका मीन्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, उन टॉपिकों को अच्छे से कर लेना। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर देखने वाले। क्या होगा, इससे हमें एक आइडिया होगा कि किस तरह से पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है, और इससे ये भी हमें आइडिया होगा कि क्या होता है, किस स्टूडेंट की कहाँ तक प्रिपरेशन है, वो कहाँ पे वीक है और कितनी प्रिपरेशन उसे और करनी है। तो क्या है, मॉडल पेपर को क्या करने वाले हैं, हम अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं और इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन भी ऐड करके बताएंगे कि किस किस तरह से आपको इसके और क्वेश्चन ऐड करने हैं, और जिससे क्वेश्चन पेपर में आंसर नहीं आता तो वो किस तरह से यहाँ पे आंसर लिख सकता है। तो क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं उसको। और फर्स्ट फिजिक्स और फर्स्ट केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने ओवरऑल सब वीडियो में डाल दिए, वहाँ से आप क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, मॉडल पेपर सॉल्व कराने के बाद हम कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आने वाले सबको कराएंगे। तो आज हम क्या करें, आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर इसलिए सॉल्व करें ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरह से पेपर को सॉल्व किया जाता है और किस तरह कहाँ पे आपकी कमियां हैं उनको आप क्या करें, दूर करें। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर में बेकार क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मॉडल पेपर में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, आपको पता है, पहले आपका होता है ऑब्जेक्टिव। आपको ये तो पता ही है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है टाइम कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 70 नंबर का पेपर आता है, ये तो सबको पता ही है ना, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। तो क्या है, और बाकी क्या है, यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है पेपर का, किस तरह से कहाँ पे कितने मार्क का है। आपको पता है आ में कितने मार्क का है, जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 मार्क की है। उसके बाद वा में कितने अति लघु है, वो क्या है 1 नंबर के है। और आपको पता है सा में क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन दिए और दा 3 नंबर के। और या में कितने दे रखे हैं आपको, 5 मार्क के दे रखे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। और क्या है, और ये पेपर क्या है, उन सभी के लिए जो एनसीईआरटी पे आधारित बोर्ड है और हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसने दे रखा है कि वैद्युत फ्लास्क का मात्रक क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है वैद्युत फ्लास्क का फॉर्मूला क्या होता है। वैद्युत फ्लास्क का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होता है अपना, ई ए कोस थीटा होता है। और आपको पता है थीटा का कोई भी मात्रक नहीं होता, तो फाइनली क्या होता है आपका E इंटू ए होता है। ऐसा नहीं है कि हम रट के करेंगे, समझेंगे पॉइंटों को। और ये होता है, और हमें पता है E की वैल्यू क्या होती है, F अपॉन Q इंटू ए, F अपॉन Q इंटू ए। अब मैंने सिखाया था आपको, फिर उसके बाद क्या करो, आप क्या करो, यहाँ पे उसके यूनिट लगा दो। क्या लगा दो, यूनिट लगा दो। यूनिट क्या है, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसका होता है कूलम। तो इसके क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, गलत टाइप हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पहले का आंसर ये जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट भी होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, क्योंकि कभी वोल्ट इंटू मीटर पूछ लिया तो वोल्ट मीटर भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। यहाँ पे दे रखा है ना, वोल्ट पर मीटर नहीं होता, वोल्ट इंटू मीटर होता है। ये जैसे मान लो इसका तो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो क्लियर हो गया। ये है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसको चेंज अगर उसने कर दिया तो वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट होता है। आगे देखो, उसने बोला चुंबकीय क्षेत्र V में, ये क्या है हमारा
चुंबकीय क्षेत्र V में क्या U वेक्टर से गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F कितना होगा? क्या पढ़ाया था आपने, क्या पढ़ा था? F क्या था? F इज इक्वल टू था वेक्टर F इज इक्वल टू था वेक्टर V इंटू वेक्टर V, यही तो था, वेक्टर V इंटू वेक्टर V। आपको पता है यहाँ पे वेक्टर ये क्या थी, उसकी आवेश की गति थी, चाल थी, वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी V नहीं है, उसने U दे रखी है, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दो, U पुट कर दो, तो वेक्टर U इंटू वेक्टर V। ये तो इसमें तो कोई आंसर नहीं दे रखा, यहाँ पे है ये देखो यहाँ पे दे रखा U इंटू V, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ये क्या, Q और U इंटू वेक्टर V। ऐसे नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव भी पेपर में जो रूल्स और रेगुलेशन बताएंगे उससे सॉल्व करके निकालें, कभी आंखें बंद करके तुक्के लगा दोगे, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे आता है, उसने बोला है क्या, यदि E और V, वो इंग्लिश मीडियम का मैं अलग करा दूंगा, आप टेंशन। यहाँ पे हो गया क्या, यदि E और V वैद्युत क्षेत्र तरंग के प्रकाश क्या वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश होता, वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। आपको बताया था ना, मैं सबको बताया ना, पूरे चैप्टर पढ़ा रखा है क्या, यहाँ पे आपको पता है इस तरह से होता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, इसलिए पता होना चाहिए, नहीं पता तो समझ लो। आपको मालूम है यहाँ पे ये होता है हमारा I और ये होता है हमारा J और ये होता है हमारा K। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, तरंग इस साइड चलती है, कितने वेग से, V से। यहाँ पे इस साइड होता है हमारा J पे होता है हमारा V नहीं होता है, यहाँ पे E होता है और यहाँ पे हमारा V होता है। आपको पता है वेक्टर रूल क्या कहता है, वेक्टर रूल कहता है J क्रॉस K इज इक्वल टू होता है हमारा I होता है। तो आपको पता है J में क्या है हमारा E, तो J की जगह E आ जाएगा, K में क्या है हमारा V आ जाएगा, और आपको पता है I पे क्या है हमारा V, तो सीधी सी बात है V की डायरेक्शन क्या होगी, E क्रॉस V, राइट। आगे देखो क्या है, उसने बोला है 4 डायोड और -2 डायोड क्षमता के दो लेंसों को संपर्क में रखे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो आपको पता है दो लेंस है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनली आपको उसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी, किससे, P इज इक्वल टू P बराबर होता है P1 प्लस P2। P1 कितना है अपना, P1 4 -2, तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया हमारी क्षमता, फाइनली क्षमता आ गई 2। फोकस दूरी का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, फोकस दूरी निकालनी है F इज इक्वल टू 1/P, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या 1/F। एक्सचेंज तो कर सकते हैं ना हम इसको, F को इधर लेके P को उधर लेके। तो यहाँ पे ये आता है मीटर में आंसर, किस में आता है, मीटर में। अगर इसका यूज करेंगे मीटर में आएगा, हमें चाहिए सेमी में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 100/P, वैल्यू रख दो, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 50, पॉजिटिव का 50, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा। तो एग्जाम पेपर में भी ऐसे निकालने हैं, पॉइंटों को एकदम करके समझ के। आगे देखो, उसने बोला है, ये चैप्टर मैंने कल ही कराया है, उसने बोला धातु पृष्ठ पर क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो निरोधी विभव कितना होगा। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, निरोधी विभव जो होता है हमारा, निरोधी विभव होता है हमारे गतिज ऊर्जा के बराबर। किसके बराबर होता है, मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसका मतलब हमारी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कितनी है 4, तो निरोधी विभव भी इतना ही आएगा 4। क्लियर। आगे देखो, आगे क्या हमारा पी टाइप के अर्धचालक। तो संधि डायोड में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, अगर हमने क्या किया 3 संयोजकता अगर मिलाते हैं तो हमारा पी टाइप बनता है।
क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मैं। अगर 3 वैलेंसी वाला मिलाते हैं, संयोजकता वाला मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, और 5 संयोजकता वाला मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। तो यहाँ पे पूछा है पी टाइप, तो देख लो वैलेंसी 3 किसकी है, तो आपको पता है एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो 3 संयोजकता वाला क्या बनाता है पी टाइप। तो इसका आंसर ये हो गया। पेपर में भी आपको इसी तरह से एकदम ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व करने, ऐसे नहीं कि रटना है और ऐसे टिक लगा दी। अब आ जाओ आगे, और यहाँ पे देखो अब आते हैं हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन। 1 नंबर वाले क्वेश्चन, उसने पहला क्वेश्चन दिया है कि विशिष्ट चालकता के लिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर है, आपको पता है मॉडल पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्योंकि मॉडल का मीन्स होता है जो बोर्ड में पेपर आने वाला है उसका एक क्या समरी, उसके आधार पे उसके बेस पे ही पेपर बनता है। हाँ, यहाँ पे देखो उसने बोला विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र तथा मात्रक लिखिए। आपको पता है चालकता, विशिष्ट चालकता पढ़ाया था आपको, पता है ना, याद है सबको। एक तो होती है हमारी चालकता और एक क्या होती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को ही तो बोलते हैं ना, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसे कैपा से भी दिखाते हैं, तो किससे दिखा देते हैं हम, यही तो होता। अब विशिष्ट चालकता के उल्टे को ही तो बोलते हैं ना, विशिष्ट चालकता के उल्टे को क्या बोलते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को ही तो विशिष्ट चालकता बोलते हैं ना। तो यही तो है डेफिनेशन लिखने का तरीका, मैंने बताया। यहाँ पे जो भी है आप फॉर्मूले की हेल्प लेके हम डेफिनेशन आराम से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, यही तो है, देखो विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है, यही हमने लिख देंगे कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। मात्रक निकालने जैसे मैंने अभी बताए थे, अभी निकाल के दिखाया था ना मात्रक, तो मात्रक किसी का भी आपको क्या निकालना है, फॉर्मूले में रख के निकालना है। क्या करोगे आप, क्या करोगे, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाओगे, किसका लगाओगे, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाओगे तो उससे निकालोगे, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दोगे, यूनिट लगा दोगे तो उसका यूनिट निकल आएगा, नो टेंशन। आगे देखो क्या है क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तो समझा करो, बहुत लॉन्ग हो जाता है फिर वीडियो, फिर दिक्कत आती है। यहाँ पे क्या होता है, 2 सीधे अनंत लंबाई के धारावाहिक प्रति एकांक पर लगने वाले बलों का व्यंजक लिखिए। देखो ये भी चीज ध्यान रखना कि 1 नंबर में कभी कभी बस ओनली क्या पूछ लेता है वो, जैसे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा, ये लॉन्ग क्वेश्चन तुमने कर रखा है ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो क्या करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन का ओनली फॉर्मूला पूछ लेगा। तो जिसका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है फॉर्मूला तो लिख ही देगा वो। तो ध्यान रखना सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या होता है आपको याद है, कुछ याद है क्या होता है, आपने निकाला था F इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट अपॉन क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, 2 पाई I1 I2 और L अपॉन R, यही था ना। तो ये निकाला था तुमने किस पे, L लेंथ पे, मैंने वहां पे कराया था, सिखाया था प्रति एकांक लंबाई पे करोगे तो L नीचे चला जाएगा, L क्या चला जाएगा नीचे, जब L नीचे चला जाएगा तो F अपॉन L, इसका मीन्स ये पूछा है इसने, तो कितना होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई I1 I2 अपॉन R, राइट। अब आपको पता है यहाँ पे दे रखा है क्या, न्यूमेरिकल इतना ओम प्रतिरोध है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है उसने, R की, और ये क्या है प्रेरकत्व में, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, L की। एक कुंडली को कितने P वोल्ट से जोड़ी जाती है, कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए, क्या बताना है, कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, ये फॉर्मूला इसका क्या निकालते हैं हम, 1/2 L I स्क्वायर भी तो निकालते हैं, किसका है ये, किसका है ये किसका है, प्रेरकत्व का है। मैं देख रहा था आपकी नॉलेज कितनी है, कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है कितनी होती है, आप उसका निकाल सकते हो, राइट। आगे देखो क्या है, ये त्रिज्या का, ये भी कराया मैंने त्रिज्या वाले, उसने बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी है, क्या दे रखा है उसने, R1 दे रखा है, और क्या निकालना है, तीसरे की त्रिज्या निकालनी है, R3 निकालनी है, R3 निकालनी है। इनका कोरिलेशन याद है, कोरिलेशन क्या होता है इसका, R क्या होता है, अनुपाती N स्क्वायर क्या होता है,
तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। हमें किस किस में कोरिलेशन चाहिए, 3 में और 1 में, तो जिसको निकालते हैं हम ऊपर लेते हैं उसको। तो 3R3 की मान लिया हमने ऊपर और R1 नीचे, क्या आएगा ऊपर, ऊपर क्या आएगा N3 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, आप इससे निकाल सकते हो। R3 चाहिए आपको तो क्या होगा N3 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर इंटू R1, वैल्यू आपको दे रखी है। आपको पता है R1 कितना हो, पहली कक्षा है तो N1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आप कर सकते हो। क्लियर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म तो आपका विभव का मान लीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य इतनी है, ये सिंपल सा है, आप कर सकते हैं इसको। आगे देखो, ये भी मैंने कराया है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। याद है कुछ, याद है कुछ, ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से कराया है, क्योंकि देखो ज्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको यहाँ पे हिंट्स भी दूं और आपको समझ भी आ जाए कि पेपर कैसा आता है, और ज्यादा लेंथी भी ना हो। क्लियर है। यहाँ पे क्या है देखो, जो क्वेश्चन होंगे मैं बताता भी चलूंगा आपको। यहाँ पे हो गया दुगना कर दिया जाए, और इनके सबके टोटल के सॉल्यूशन हमने हर एक की क्लास अच्छे से लिए। अगर दिक्कत आती है तो वहां पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने बोला है किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण इतना दिया है 30 है, कितना है 30 अंश है, दिख रहा है। प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ पर क्या है, अपवर्तन कोण 30 है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या कीजिए, क्या निकालना है आपको, अपवर्तनांक निकालना है। आपको पता है प्रिज्म का कोण पहले का इतना है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इज इक्वल टू साइन लैम्डा m प्लस a बाई 2 अपॉन a बाई 2 साइन a बाई 2। n निकाल सकते हैं आप, आपको विचलन भी दे रखा है उसने, और प्रिज्म का प्रथम पृष्ठ दे रखा है, तो आप यहाँ पे a निकाल सकते हैं। कैसे, a क्या होता है, ये होता है R1 प्लस R2। a क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे लैम्डा दे रखा है उसने, ये क्या दे रखा है R दे रखा है, हमें क्या चाहिए, लैम्डा तो है हमारे पास, a चाहिए, और ये क्या होता है, a क्या होता है आपको पता है, ये होता है R1 प्लस R2। सीधी सी बात है, फाइनली आप लिख सकते हो a बराबर होता है 2R के, किसके बराबर होता है 2R के, निकाल सकते हो ना, 2R के बराबर होता है, यहाँ पे कर सकते हो। आगे देखो, उसने क्या दे रखा है, परमाणु का द्रव्यमान AMU की परिभाषा लिखिए, और क्या है इसका मात्रक किलोग्राम तथा NE में व्यक्त कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। आगे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, PN संधि क्या निकालना है, वैद्युत धारा क्या होगी, आपके यहाँ पे धारा डिफाइन करनी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रही हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रही हूँ। यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, विभव परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, और विभव परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। आपको बताए विभव परिवर्तन होती है dV अपॉन dx, किसी की भी परिवर्तन क्या होती है dV अपॉन dx। ई और इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dx। आपको पता है ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर, और ये क्या है उनके बीच की दूरी। अरे ये पढ़ा नहीं आपने विभवांतर, जैसे मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसके बीच की दूरी x और इसके बीच विभवांतर v, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये तो पढ़ा है ना आपने, तो यहाँ पे तो हमने दूरी ले ली, दूरी का डिफरेंट, ये क्या है दूरी का डिफरेंट, और ये क्या है विभव का डिफरेंट। ये तो सिंपल समझाने के लिए बताया मैंने, क्योंकि दूरी क्या होती है, दो पॉइंटों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या है दूरी का डिफरेंट, अरे इसको लिख सकते हो ना ऐसे, दूरी का डिफरेंट मींस माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो v2 माइनस के v1, तो ये क्या हो गया विभव का डिफरेंट हो गया ना। और यहाँ पे लिख सकते हो आप x2 माइनस के x1, ये किसका हो गया दूरी का डिफरेंट। इसका मतलब होता है कि x1 पॉइंट पे विभव v1 है और x2 पॉइंट पे विभव v2 है, फिर हम निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये तो मैंने एक आइडिया दिया था आपको विभवांतर का और डिस्टेंस का पता चले। क्लियर है।
यहाँ पे देखो अव्वावेग की परिभाषा लिखिए, आपको मैंने अच्छे से कराई है अव्वावेग क्या होता है और क्या होता है। अव्वावेग तो वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, लॉन्ग आर्टिकल है। आपको पता अनुगमन वेग क्या होता है अपना, वीडी होता है ना, वीडी होता है। मैंने बताया था अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगत इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन हमारे उसमें सर्किट में जिस वेग से चलते हैं उसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं ना। और धारा में हम इससे संबंध निकलवाया था, धारा में निकलवाया था ना संबंध, क्या आप फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो ना, किसमें अव्वावेग तथा वैद्युत धारा में संबंध आपको निकालना है, राइट। क्योंकि लॉन्ग आर्टिकल मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैंने ये सब कराया है और जिसको भी अगर दिक्कत आती है तो वो देख सकता है, सब सॉल्यूशन मैंने डाले हैं इसके। आगे देखो क्या है, आगे यहाँ पे देखो क्या है, एक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, 90 पे प्रवेश करते हैं। देखो ऐसे पूछा, ऐसे बोला उसने कि हमारा क्या है, ऐसा कुछ किया था, याद करो आपने, जब किसी ने भी लंबवत प्रवेश किया था इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र V में, याद है, तो वो कैसे घूमने लगा था, सर्कुलर ऐसे घूमने लगा था। तो उसकी इसने वृत्त बना लिया था, सर्कल बना लिया था, उसकी कोई रेडियस भी होती है ना, होती है, याद है, उसी पे ये क्वेश्चन है, आर त्रिज्या। तो उसने पूछा गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, आपको क्या करना है, उसकी गतिज ऊर्जाओं की कंपेयर करनी है। और यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग में क्या है, उसने बोला प्रोटॉन के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी है, तो ड्यूट्रॉन के लिए और अल्फा कण की त्रिज्याएं कितनी होगी, इसका मीन्स इनकी त्रिज्याओं की कंपेयर करनी है। क्या करनी है, त्रिज्याओं की कंपेयर। त्रिज्याओं की कंपेयर जैसा अभी नहीं कर रहे थे आप, पहले क्या करेंगे आप क्या करेंगे, अल्फा कण के लिए त्रिज्या का सूत्र लगा, देखो जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला था, तो पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है, तो कितनी प्रोटॉन की त्रिज्या दे रखी है उसने, किसकी, प्रोटॉन की त्रिज्या दे रखी है, ये आर किसकी है, प्रोटॉन की, क्लियर। और किसकी पूछी है उसने, अल्फा कण की पूछी है। कितनी बार मैंने बोला अगर इस टाइप का सवाल दे रखा हो तो पहले आप अल्फा कण की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला लगा दो, फिर क्या है अल्फा कण की रेडियस है उसका फॉर्मूला लगा दो, दोनों के फॉर्मूले में फिर क्या कर दो आप, अल्फा कण की रेडियस को प्रोटॉन की रेडियस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, फॉर्मूला इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा और निकाल दोगे आप, रेशियो करके दोनों इक्वेशन के क्या करके रेशियो करके आप निकाल सकते हैं। देखो सॉल्व तो वो ही कर सकता है पेपर को जिसने पढ़ा हो, और पढ़ने वाले बच्चे को तो बस आइडिया मिल जाए तो वो कर लेगा, राइट। इसका भी लगाया, इसका फिर हम कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा का क्या होता है, उसने पूछा गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा मैंने बताया था आपको, किसी की गतिज ऊर्जा चार्ज वाले की जो होती है वो होती है K = QB। QB का मतलब समझ लो, यहाँ पे उसका चार्ज जो गति करेगा और B यहाँ पे विभवांतर, B यहाँ पे विभवांतर। अब यहाँ पे किस किस की बात चल रही है, देखो गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है, कितने पर, इन पर समान विभवांतर लगा है, इन तीनों पे क्या लगा है, समान विभवांतर लगा है। जब विभवांतर समान लगा है तो B तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, Q पे, जिसका Q ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसका Q कम काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है ना, ठीक है। आपको पता है ना इसका, तो हाँ इसका पता है आपको, प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, 1 का होता है, 1 से शो करते हो आप, लेकिन अल्फा कण का किससे शो करते हो, 2 से सॉल्व करते हो ना, शो नहीं होता, 2 नहीं होता अल्फा कण पे चार्ज, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं उस पे +2। तो उस तरह से हमें निकालना है यहाँ पे किस पे कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम निकाल देते हैं। आगे चलें, आप देखो फैराडे के विद्युत समय की प्रेरणा के नियम, ये पढ़ा है ना, याद करो, वो बोल दिया था कि ये उसी का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है, था ना, था, पढ़े थे नियम, वो उसने पूछा फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधी प्रेरणा के नियम जो दिए थे, क्या दिया था, देखो याद करो आप, क्या था हमारा, इस तरह से कोई कुंडली थी ना, कुंडली थी, और आप क्या लेके जा रहे हैं, चुंबक को लेके जा रहे हैं इस तरह से, एनएस जब इसे गति करा रहे थे, आप क्या करा रहे थे, गति करा रहे थे, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लास्क था उसमें चेंज हो रहा था ना, और इसमें उल्टा बन रहा था ना,
है, मतलब ये जाने का ये चुंबक इस साइड गई तभी तो फ्लास्क इसमें निकल रहा था, तो ये कुंडली इस साइड आने के विरोध करेगी, ये क्या करेगी, इसे पीछे भगाएगी। भाई ये इस साइड गई तभी तो इसमें फ्लास्क निकला, तभी तो धारा भाई, तो ये इधर जाने की वजह से क्या है धारा भाई, तो ये इधर ही आने से रोकेगी। अच्छे से पढ़ा था हमने कि उसी का विरोध करती है यहाँ पे वैद्युत धारा, जिससे ये उत्पन्न होती है, इसके आने से उत्पन्न हो रही है तो इसे आने ही मना कर रही है, अब ये जाएगी तो जाने से उत्पन्न होगी तो जाने मना करेगी। तो फैराडे के नियम हमने अच्छे से पढ़े थे, उस पर पूछा है। फिर क्या है देखो, यहाँ पे पूछा है उसने, क्या समझ तो आ गया ना फैराडे के नियम, ये तो सिंपल है, आपने पढ़े हैं सबसे सबने। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो किसी पर्दे पर बिंब दे रखा है उसने, बिंब से कितने दूरी पर, 90 दूरी पर रखा है। क्या रखा है, किसी पर्दे को बिंब से कितनी दूरी पर रखा है, 90 की दूरी पर रखा है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेमी दूरी की स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। वो जो कॉन्सेप्ट है अपना, ये पर्दा होता है और यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे रखते हैं लेंस को एक कंडीशन में और एक दूसरी कंडीशन में रखते हैं, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूले से आप कर सकते, राइट। ये वही उस कंडीशन पे पर्दा लगाया और लेंस को दो जगह रखा हमने, कितनी जगह रखा, दो जगह, और कौन सा, उत्तल लेंस रखा। आगे देखो, चुंबकीय परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी के, क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का कितना है, 1/3 है, तो उस स्थान पर नतिकोण का मान निकालिए। यहाँ पे क्या है, चुंबक के परमाणु मॉडल, चुंबक क्या है, चुंबक तत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे परमाणु मॉडल जो बताया था कि हमारा परमाणु होता है, क्या होता है, हमारा परमाणु होता है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उपकोष में तुम्हें पता है उपकोष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2, पी में 6। अब बात आई कक्षक की, एक कक्षक में कितने होते हैं, दो होते हैं ना, दो होते हैं, तो उनके मोमेंटम, उनके कोणीय संवेग के उस पे ही क्या होता है, यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करेगा, मैंने कितनी बार बताया कि अगर एक साइड इस साइड को मूव करेगा तो दूसरा इस साइड को मूव करेगा। इसके अकॉर्डिंग इसकी जो व्याख्या की थी परमाणु मॉडल की, वहां पे इसने पूछा है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका क्या ऊर्ध्वाधर घटक वो 36 घटक में कंपेयर करके आपको क्या बताना है, नतिकोण का मान बताना है। आगे देखो, मैंने पढ़ाया था तब भी बोला था कि एलसीआर परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रतिवर्ती परिपथ में एलसीआर श्रेणी में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए तथा परिपथ की प्रतिबाधा अनुनाद की आवृत्ति का सूत्र लिखिए। अनुनाद की आवृत्ति का सूत्र लिखिए और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में एक बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो, छोटे क्वेश्चनों में ये बेनिफिट नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन में देखो बेनिफिट है कि नहीं है। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ये कर दो या ये कर दो, मतलब 50% की छूट, 50% की छूट है, आप ये कर दो या ये कर दो। ऐसे यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे ये ट्रांसफर वाला कर दो चाहे आप। एलसीआर परिपथ तो आपको मालूम है ना, याद कर लो। देखो क्या होता है हमारा एलसीआर, क्या क्या लगाते हैं हम, एक और एक आर, ये 3 लगाते हैं ना, एलसीआर लगाते, और इस पे क्या लगा देते, क्या लगा देते, प्रतिवर्ती धारा स्रोत। क्लियर। तो उसने पूछा इस पे आपको निकालना है, और आपको पता है कि जब हम क्या किसका सूत्र निकालते हैं, अनुनाद की आवृत्ति का, तो उसमें क्या हो जाता, XC बराबर हो जाता XL के, इसके बराबर हो जाता XC बराबर हो जाता है XL के, और यहाँ पे हम XC और XL की वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा, XC और XL की वैल्यू रख के यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। आगे चले, देखो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्या है, ये तरंगों वाले पार्ट से, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको पता है मिलता ही मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। संतोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, संतोषी व्यतिकरण और
विनाशी व्यतिकरण को पूछा उसने, आपको याद दिला दूं मैं, क्या मैक्सवेल के चुंबकीकरण सिद्धांत, ये तो पता है ना, तो सिंपल सा है। यहाँ पे देखो ये विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। विनाशी व्यतिकरण का मीन्स होता है जब तरंगे आपस में मिलती हैं, तरंगे क्या होती है, आपस में मिलती हैं। जब तरंगे मिलती है ना तो वो पर्दे में मिलती हैं, तो कहीं पे वो समान कला में मिल जाती है, कहीं पे विपरीत कला में मिल जाती है। जहां पे वो जैसे इस पॉइंट पे वो समान कला में मिल गई तो यहाँ पे रंगीन पट्टी बन जाएगी, कैसी, रंगीन। और जहाँ पे विपरीत कला में मिल गई वहां पे कैसी पट्टी बन जाएगी, काली, कैसी पट्टी बन जाएगी, काली। और इसी तरह से ये पट्टी बनती रहती है? तो इसी क्या बोलते हैं हम, व्यतिकरण। संतोषी व्यतिकरण जब कैसी पट्टी है माने चमकीली, और विनाशी व्यतिकरण, विनाश का मतलब नाश हो गया, काली पट्टियां बने। इसका मीन्स सीधी सी बात है, जब क्या होती है तरंगें समान कला में मिलती है तो कैसा व्यतिकरण होता है, समकोषी बोल दो या संतोषी बोल दो, और जब विपरीत कला में मिलती है तो विनाशी होता है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम देखो क्या है, कल ही पढ़ाया मैंने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। आपको पता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या होते हैं, पढ़ाया था ना, कि आपके फोटोन की तीव्रता बढ़ने से धारा कमान बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ने से, आपके प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये सब रूल्स पढ़ाए थे, उसी से पूछा है। आगे देखो उसने बोला, देखो स्थिर वैद्युतिकी गॉस का नियम लिखिए, इसकी सहायता से क्या करना, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अनंत लंबाई, हाँ वो था ना कि हमारा क्या होता है, अनंत लंबाई का तार होता है इस तरह से, और क्या करते हैं हम निकालते हैं, आपको पता है गॉस का नियम लगाना, तो आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा, और इससे क्या आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पी पॉइंट मानना पड़ेगा आपको, और इस पे आपको क्या निकालना है, ई डिफाइन करना है, वो क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, क्या था ना। तो दिक्कत क्या आता है इसका, डिफाइन हो गए, कुछ याद है, भूल गए, 1 क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आता या कुछ और आता, बताना, देखो तुम्हारी याददाश्त कितनी तेज है। 4 आता है कि 2 आता, 2 आता है, इसमें 2 आता है। और क्या आता है अपना लैम्डा अपॉन आर, ठीक। आप ये ना करना चाहो तो उसने ऑप्शन दे रखा है, देखो मैंने बोला ना लॉन्ग क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, इसीलिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते, केमिस्ट्री में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलते। देखो यहाँ पे बोला है संधारित्र प्लेट, संधारित्र के व्यंजक, आपको ये भी पता है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्या होती है हमारी, 2 प्लेटें होती है ना, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, बीच की दूरी डी, इनके क्षेत्रफल कितने मान लेते हैं हम, इसका भी ये और इसका भी, इस पे पॉजिटिव, इस पे, इस साइड पे, याद करो इसकी इस साइड पे, मैं अंदर बना रहा हूँ तो ऐसे हाँ कर रहे हो, बाहर होता है इसीलिए तो मैं चेक करता रहता हूँ बीच बीच में, और यहाँ पे इसका माइनस, और इसका क्षेत्रफल है हो गया विभवांतर बी, और आपने क्या सॉल्व करके आता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आता है ना, वही पूछा है। अब यहाँ पे देखो आरेख बनाना है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, सही सूखी रथी का आरेख बनाना है आपको। और आगे देखो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन, विवर्तन क्या होता है प्रकाश का, जब छोटी जगह को प्रकाश निकलता है तो फैल जाता है ना, वही व्यतिकरण में क्या होता है, तरंगे मिलती हैं, तरंगे मिलती हैं, समान कला में मिलती है, रंगीन बन जाते हैं, विपरीत कला में मिलती है, ब्लैक हो जाता है। विवर्तन का मीन्स होता है, आपने देखा छोटे छोटे होल से जब प्रकाश निकलता है तो आगे जाके वो फैल जाता है, देखा है ना, आगे जाके फैल जाता है, उसी को तो विवर्तन बोलते हैं। तो उसने वही पूछा है विवर्तन क्या करना है आपको और उसकी व्याख्या करनी है। आगे देखो हाइड्रोजन परमाणु के निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, आपको पता है नॉर्मली फर्स्ट वाली में इतनी होती है, एक इतनी ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है, तो क्या हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। आपको मैंने बताया था कि इतनी उसने ले ली, इतनी उसकी ऊर्जा थी, कितनी ऊर्जा थी, ये ऊर्जा थी, ये ऊर्जा थी ना, इतनी ऊर्जा इसने ले ली, तो इसमें फाइनली कितनी बची भाई, कितनी बची, अरे आपको बताया आप पॉजिटिव वाला इतना निगेटिव को कैंसिल कर देगा ना,
तुम बच्चे वाले काम करते हो कभी कभी। देखो लो बच्चे वाले कर ले फिर एक बार। ये है ना, और ये है ना हमारे पास। अब यहाँ पे कर लो 10 5 बचा ना, किसी को दिक्कत? यहाँ पे कर ले, ये हो गया, कितना हुआ यहाँ पे आपको पता है कितना? क्लियर? अरे सही तो है। तो काय का बचेगा हमारा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। इतनी ऊर्जा बची। तो आपको पता है जब इसकी इतनी एनर्जी थी तो ये इतने एनर्जी वाले कोष में होगा। आपको बताया था मैंने बहुत अच्छे से कि जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी वाले कोष में होगा। जब इसकी इतनी एनर्जी थी माइनस के 13.6, तो ये कौन से कोष में था? 13.6 वाले में था। जब इसकी एनर्जी कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी तो इसी कोष में होगा ना। तो एनर्जी तो आप किसी की भी निकाल सकते हो कि कौन सा, अगर एनर्जी दी है तो कोष का नंबर भी निकाल सकते हो। कोष का नंबर दिया, एनर्जी निकाल सकते नहीं हो? मैंने बोला नहीं था इससे निकाल लेते हो आप। माइनस के 13 n स्क्वायर, किसी की भी आप n नहीं निकाल सकते? कौन सी कक्षा में होगा? निकाल सकते हो ऐसे। एनर्जी आपको दे रखी है, n का मान निकाल सकते हो कौन से में होगा। क्लियर? बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराए ऐसे। ये हो गया। अब देखो क्या है, लाइमर श्रेणी की दूसरी बामर श्रेणी इस तरह से रेखा की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्घ्य सबकी कराइए, लाइमर वाइमर की करिए ना। कौन सा फॉर्मूला था हमारा? 1/λ इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 हो जाता तो यहाँ पे आता r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आपको पता है लाइमन के लिए क्या होता है? लाइमन के लिए n1 बराबर कितना होता है? 1, और n2 बराबर कितना होता है? 2। वॉमर के लिए क्या होता है? वॉमर के लिए n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3 निकाल कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है? क्या श्रेणी, हाँ सॉरी, यहाँ पे n2 बराबर क्या? 2 3 कुछ भी रख सकते हैं आप। ये कराया था मैंने कि n1 बराबर तो फिक्स होगा 1 आएगा, और 2 बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे वॉमर के लिए n1 बराबर 2 आएगा, और 2 के लिए 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो। मैंने आपसे जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए तब भी बोला था कि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आना ही है। यहाँ पे देखो किसी नाभिकीय अभिक्रिया में दे रखा है इस तरह से Q का समीकरण, यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। तो उसने पूछा द्रव्यमान निकाल, तो आंकड़ों के आधार पर बताइए कि ऊर्जा अब ऊष्मा क्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। तो आपको पता है ऊर्जा अगर निकली, ये फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, ऊर्जा क्या हुई? निकली तो ऊष्मा क्षेपी, एब्जॉर्ब हुई तो ऊष्मा शोषी। ये इस टाइप का सवाल मैंने कराया। और हमारा अब यहाँ पे लास्ट है पीएन संधि डायोड के लिए पूछा उसने, और यहाँ पे पीएन संधि डायोड को। तो क्या है हमारा पेपर, हमने पूरा पेपर का एनालाइज किया है। तो ऐसा नहीं है, इससे ये भी पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। और मॉडल पेपर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनाया जाता है। मॉडल पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, और पेपर के भी क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इर्द गिर्द का मीन्स उसके आसपास ही घूमते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे दे रखा है उसने अनंत लंबाई के लिए दे रखा है, तो हो सकता है कि उससे थोड़ा दूसरा वाला आर्टिकल पूछ ले, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका मीन्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। उन टॉपिकों को अच्छे से कर लेना। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज की क्लास में क्या करते हैं, हम यहीं पे क्लोज करते हैं।